दोस्तों, शादी विवाह का बंधन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भर का सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि जब जी में आया किसी का हाथ थाम लिया और जब दिल भर गया उसे छोड़ दिया। दरअसल आज की कहानी में एक लड़के की शादी होती तो है, लेकिन शादी के ठीक 3 महीने बाद ही दो लड़कियां जो हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। दरअसल इसी बरेली का एक गांव आता है भौगापुर, और इसी भौगापुर गांव के रहने वाले हैं भजन लाल, जो पेशे से एक किसान है। दरअसल भजन लाल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम है बाबूराम। बाबूराम जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। लेकिन बाबूराम भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से भजन लाल अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार भजन लाल की यह तलाश बदायूं जिले के किशोरपुरा गांव में जाकर ख़त्म होती है, क्योंकि किशोरपुरा ही गांव के रहने वाले हरिभजन की बेटी नीलम पसंद आ जाती है। भजन लाल को जब नीलम पसंद आ जाती है, अपने बेटे राम बाबू का रिश्ता नीलम से तय कर देते हैं और शादी की तारीख रख दी जाती है। और आखिरकार साल 2023 के मई महीने में बाबूराम और नीलम की शादी भी हो जाती है। बाबूराम नीलम से शादी कर जब अपने घर लेकर के आता है, शादी के बाद बेहतर तरीके से समय गुजरने लगता है। और जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 3 महीने के बाद नीलम राखी के त्यौहार पे अपने मायके चली जाती है। और उसको मायके गए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरा था कि 3 अगस्त 2023 को बाबूराम अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि क्यों ना तुम मार्केट में आ जाओ और मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध मेला घुमाने के लिए लेकर के चलता हूँ। हालांकि बाबूराम जब अपनी पत्नी को मेला ले जाने के लिए कहता है, नीलम इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन बाबूराम जब अपनी जिद पर उतर जाता है, आखिरकार नीलम अपने पति की बात मान जाती है और फिर उसके बताए हुए जगह पर सुबह के करीब 11 बजे के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन नीलम जब उस जगह पर जाती है तो अपनी छोटी बहन पायल को भी लेकर के जाती है। बताए अनुसार वहाँ पे बाबूराम भी पहुँचता है। दोनों को अपनी बाइक पे बिठाकर वहाँ से मेले के लिए लेकर निकलता तो है, लेकिन उसके बाद से ये तीनों अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इधर देर शाम तक भी नीलम जब अपने घर पे नहीं पहुँचती है, और जब नीलम की माँ उसके नंबर पे कॉल करती है तो अब नीलम का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए बाबूराम की सास अब बाबूराम के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन बदकिस्मती से बाबूराम का भी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ ही बताने लगता है। इसीलिए अब नीलम की माँ बाबूराम के घर पे कॉल करती है, ये जानने के लिए कि हो सकता है कि उसका दामाद कहीं अपनी पत्नी और साली को लेकर अपने घर चला गया होगा। लेकिन नीलम की माँ जब बाबूराम के घर पे कॉल करती है, और जब इधर बाबूराम के परिवार वालों को मालूम चलता है कि तीनों के तीनों कहीं गायब हो चुके हैं, उसके बाद से बाबूराम के घर परिवार के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी तीनों को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, पर अगली सुबह तक ना तो बाबूराम और उसकी पत्नी का मोबाइल ऑन ही होता है और ना ही इन तीनों का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए अगले दिन 4 अगस्त 2023 को नीलम की माँ नज़दीकी थाने में जाती है। अपनी दोनों बेटियों के साथ साथ दामाद की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश करती है। लगभग 3 से 4 दिन का और भी समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब बाबूराम और उसकी पत्नी के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है। और आखिरकार 5 दिनों बाद 9 अगस्त 2023 को अचानक बाबूराम का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन धोला घाट का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, 9 अगस्त 2023 को पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे बाबूराम मौजूद है, लेकिन बाबूराम के साथ उसकी पत्नी और साली नहीं थी। इसीलिए पुलिस अब बाबूराम को अपने साथ लेकर के थाने में आ जाती है और फिर बाबूराम से उसकी पत्नी और साली के बारे में पूछताछ करती है।
लेकिन इस पर बाबूराम पुलिस के किसी भी सवालों का कोई जवाब ही नहीं देता है। हालांकि पुलिस काफ़ी देर तक बाबूराम से रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन बाबूराम जब अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता है, आखिरकार पुलिस अब बाबूराम के साथ सख्ती से पेश आती है और काफ़ी कड़क में सवाल करती है कि बताओ तुम्हारी पत्नी और साली कहाँ पर है। पुलिस जैसे ही थोड़ी सी अपनी सख्ती दिखाती है, आखिरकार बाबूराम अपना मुंह खोलता है और सारी सच्चाई पुलिस के सामने खोल करके रख देता है और साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी पत्नी और साली अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल मैंने उन दोनों की हत्या कर दिया है। लेकिन बाबूराम जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद ना तो बाबूराम के घर परिवार वाले और ना ही उसके ससुराल वाले मानने के लिए तैयार होते हैं। दरअसल बाबूराम के मामा की ही एक बेटी है जिसका नाम है गीता, जो बाबूराम के ही उम्र की है। गीता का घर जो कि ढाका गांव में पड़ता है, जो बाबूराम के घर से मात्र थोड़ी सी दूरी पे होता है। बाबूराम जब भी अपने मामा के घर अपनी माँ के साथ जाता था तो अक्सर गीता के साथ ही खेला करता था, जिस वजह से बचपन से ही बाबूराम और गीता के बीच में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, बाबूराम को गीता पसंद आ जाती है। चूँकि दोनों में भाई बहन का रिश्ता होता है, यही सोच करके बाबूराम गीता से अपनी दिल की बात कह नहीं पाता है। बाबूराम अपनी दिल को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका दिल जवाब दे जाता है, आखिरकार एक दिन बाबूराम मजबूर होकर के जब अपने मामा के घर पे जाता है, अपनी दिल की बात गीता से कह ही देता है। लेकिन बाबूराम जब गीता से अपने प्यार का इजहार करता है, वो सुन करके गीता भी एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों के बीच में तो भाई बहन का ना रिश्ता है। इस पे दुनिया वाले क्या कहेंगे अगर लोगों को मालूम चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पे बाबूराम गीता को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर नहीं। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो इस दुनिया को मैं देख लूँगा। गीता कहती है कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देना चाहती हूँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। बाबूराम कहता है कि मैं तुम्हें पूरी रात का वक्त देता हूँ और रात में मैं यहीं पे ठहर जाता हूँ, लेकिन अगली सुबह जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारा जवाब ले करके ही जाऊँगा। इसीलिए बाबूराम अपने मामा के घर पे ही ठहर जाता है और इधर गीता भी जब सोने के लिए अपने बेड पर जाती है तो पूरी रात वो बाबूराम के बारे में ही सोचते रहती है। और आखिरकार जब सुबह होती है, बाबूराम अपने घर के लिए निकलने वाला होता है, उससे पहले ही गीता को एक कमरे में लेकर के जाता है और फिर से उसे सवाल करता है कि बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। इस पे गीता काफ़ी सोच विचार करने के बाद बाबूराम को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, पर तुम मुझसे एक वादा करो कि क्या शादी करोगे मुझसे। गीता जैसे उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, इधर बाबूराम भी खुशी के मारे एकदम से उछल जाता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही करूँगा, चाहे इस रिश्ते को दुनिया वाले माने या फिर ना माने। जब शादी का वादा कर देता है, उसके बाद से गीता और बाबूराम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से अब बाबूराम किसी न किसी बहाने से हर दूसरे तीसरे दिन अपने मामा के घर जाने लगता है और फिर घर के अंदर ही मौका देख करके गीता से भी मुलाकात कर लेता है। दरअसल गीता और बाबूराम के बीच में संबंध भी बन जाता है, लेकिन जैसे इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है और जब 2 साल का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गीता के परिवार वालों को मालूम चल जाता है। गीता के जब परिवार वालों को मालूम चलता है, तुरंत ही बाबूराम के परिवार वालों को बताते हैं, उन्हें घर पे बुलाते हैं और फिर दोनों परिवार वाले बैठ कर के गीता और बाबूराम को बड़े प्यार से समझाते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उन्हें भूल जाओ, तुम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, इसीलिए किसी भी कीमत पे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। हालांकि दोनों परिवार वाले बैठ कर के बेहतर से जब इन दोनों को समझाते हैं, गीता और बाबूराम भी अपने परिवार की बात मान लेते हैं। उसके बाद से ना तो बातचीत करते हैं और ना ही मुलाकात करते हैं। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, इधर गीता के साथ साथ बाबूराम के परिवार वालों को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद अब दोनों ही एक दूसरे को भुला चुके हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, उसके बाद से फिर से बाबूराम और गीता अपनी पहली दुनिया में वापस आ जाते हैं और फिर से पहले के जैसे ही एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी बार जब इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, फिर से इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को मालूम चल जाता है
और दूसरी बार जब दोनों के परिवार वालों को मालूम चलता है, आखिरकार अब बाबूराम के परिवार वाले इसका फाइनली एक डिसीजन निकालते हैं। दरअसल बाबूराम के परिवार वाले अब सोचते हैं कि क्यों ना बाबूराम की जल्द से जल्द कहीं दूसरी लड़की से शादी कर दिया जाए। एक बार अगर बाबूराम की शादी हो गई तो वो गीता को भूल जाएगा। यही सोच करके बाबूराम के पिता भजनलाल अपने बेटे के लिए एक लड़की देखना शुरू करते हैं और आखिरकार किशोरापुरा गांव की रहने वाली उन्हें जब नीलम पसंद आ जाती है, साल 2023 के मई महीने में बाबूराम की शादी नीलम से कर देते हैं। इधर बाबूराम नीलम से शादी कर अपने घर तो लेकर के आ जाता है, लेकिन नीलम को कभी पति का दर्जा देता ही नहीं है। आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर उसे डांट फटकार लगा देता है। हालांकि नीलम भी जैसे तैसे अपना समय गुजारती है। नीलम को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसका पति उसके करीब क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन नीलम को यह कभी मालूम ही नहीं चल पाता है कि उसके पति का उसके मामा के ही लड़की गीता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीलम वक्त का इंतजार करने लगती है कि एक ना एक दिन उसका पति उसे समझेगा ज़रूर, और ऐसे ही लगभग 3 महीनों का समय गुजर जाता है। शादी के जब 3 महीनों का समय गुजर जाता है, आखिरकार नीलम रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने मायके चली जाती है। और नीलम जैसे ही अपने मायके पहुंच जाती है, उसके बाद से अब इधर बाबूराम ये सोच करके अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है कि जब तक उसकी पत्नी रहेगी वो गीता से शादी नहीं कर पाएगा। दरअसल बाबूराम को ये पूरा यकीन होता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा देता हूँ तो मेरे परिवार वाले गीता से शादी करा देंगे। यही सोच करके बाबूराम एक बहुत ही बेहतर प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत 3 अगस्त 2023 को सुबह सुबह ही अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि जहाँ पे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तुम आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध मेला घुमाने के लिए लेकर के चलता हूँ। जब इधर नीलम तैयार हो जाती है, उसके बाद से अपनी बहन को भी साथ लेकर के बताए हुए जगह पे पहुँच जाती है। वादे के अनुसार जब वहाँ पे बाबूराम अपनी बाइक लेकर के पहुँचता है, अपनी पत्नी और साली को बाइक पे बिठा लेता है और फिर मेले के बहाने उसे लेकर निकल जाता है। लेकिन मेला ना ले जाकर के सीधे वो अपने मामा के गांव के तरफ लेकर चलना शुरू कर देता है। हालांकि जब अपने मामा के गांव के तरफ बाइक को मोड़ता है तो उसकी पत्नी उससे सवाल भी करती है कि तुम हमें अपने मामा के घर क्यों लेकर के जा रहे हो। इस पे बाबूराम अपनी पत्नी को जवाब देते हुए कहता है कि इसी बहाने मैं तुम्हें मामा के घर पे सबसे मिलवा भी देता हूँ और फिर शाम को हम लोग मेला जाएंगे। इधर बाबूराम जब अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही अपने मामा के गांव के बाहर एंट्री करता है, खेतों के बाहर ही बाइक को रोक देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें पहले मामा के खेत को दिखाता हूँ, देखो कि मामा कितने खेतों में गन्ने की बुआई किए हैं। बाइक को वहीं पे खड़ी कर देता है। अपनी साली से कहता है कि तुम तब तक बाइक को देखो, मैं नीलम को ले जा कर के गन्ने का खेत दिखा कर आता हूँ। उसके बाद से बाबूराम अपनी पत्नी को लेकर के अपने मामा के गन्ने के खेत के बीचों बीच लेकर के चला जाता है और जैसे ही खेत के बीच में पहुंचता है, मौका देख कर के नीलम की ही चुन्नी को लेकर के उसके गले में लपेट कर तब तक जोर से खींचता है जब तक नीलम की सांसें नहीं रुक जाती है। नीलम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से बाबूराम वहाँ से बाहर निकल करके अपने साली के पास आता है और अपने साली से झूठ बोलता है कि दरअसल तुम्हारी दीदी के पैर में मोच आ गई है, चलो मेरी मदद करो। और फिर अपनी साली को भी लेकर उसी गन्ने के खेत में जाता है। और जैसे ही इधर नीलम की बहन पायल भी उस गन्ने के खेत में पहुंचती है, बाबूराम पायल के भी चुन्नी को पकड़ करके उसके गले में लपेट देता है और फिर जोर से खींच देता है, जिसकी वजह से पायल की भी वहीं पे मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से नीलम का मोबाइल ले लेता है, उसे स्विच ऑफ कर लेता है और फिर सीधे अपने मामा के घर जाता है और जाकर ये सारी बातें अपनी प्रेमिका गीता से बताता है कि मैंने उन दोनों का काम तमाम कर दिया है और दोनों की ही डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी है। गीता को ये खबर देने के बाद वहाँ पे अपना भी मोबाइल स्विच ऑफ करता है और फिर वहाँ से बाइक लेकर के फरार हो जाता है। दरअसल बाबूराम ये सोच करके चलता है कि आज नहीं तो कल दोनों की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाएगी। उसके बाद से पुलिस थोड़ी सी जांच पड़ताल करेगी और इस केस की फाइल को बंद कर देगी। उसके बाद से मैं घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन 9 तारीख को अचानक इधर बाबूराम अपना मोबाइल ऑन करता है और उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। वाकई में बाबूराम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस फ़ौरन बाबूराम को लेकर के उसके बताए हुए जगह उस गन्ने के खेत में जाती है तो देखती है कि वाकई में गन्ने के बीचों बीच खेत में पायल और उसकी बहन नीलम
दोनों की ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो थोड़ी बहुत सड़ भी चुकी थी। पुलिस दोनों ही डेड बॉडीज़ को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इधर बाबूराम को हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।